बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज पाकिस्तान की यकीनन सबसे बड़ी और अहम खबर एक ही है और वो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की खलफ बरदारी। काजी फायज ईसा काफी अरसे से मुख्तलिफ मौक़िफ़ के हवाले से और मुख्तलिफ केसेस के हवाले से उनका नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश रहा है, वो खबरों की जीनत बने रहे हैं। आज उनकी खलफ बरदारी हुई है, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। काजी फायज ईसा को किन किन चैलेंजेस का सामना होगा और काजी फायज ईसा किस शख्सियत के मालिक है। काजी फायज ईसा जिनके खिलाफ सदर आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस भेजा था गुज़श्ता दौर हुकूमत में, वो रेफरेंस जेर समात रहा, मुख्तलिफ हवालों के से और उसकी तहकीकात भी होती रही। ना सिर्फ काजी फायज ईसा बल्कि उनकी अहलिया असरीना ईसा के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो इंक्वायरीज चलती रही, कभी FBR तो कभी कहीं तो FIA कभी कहीं। बिल आखिर उनको सुरखरू किया गया और वो रेफरेंस ना सिर्फ खारिज हुआ बल्कि बाद में ये कहा गया कि रेफरेंस फलां के कहने पर दायर हुआ, फलां के कहने के दायर हुआ। बहरहाल मुख्तलिफ तौजीहात जो है वो पेश होती रही। काजी फायज ईसा अपने फैसलों के हवाले से, अपने मौक़िफ़ के हवाले से एक दबंग मौक़िफ़ रखते हैं। उनका मुख्तलिफ मौक़िफ़ पर बिलखसूस जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थे, तो 3 साल तक काजी फायज ईसा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, किसी बैच में शामिल नहीं किया गया। बड़ा हैरानकुन मामला था। काजी फायज ईसा के बारे में कहा जाता है कि वो एक अपराइट किस्म के जज हैं और वो किसी की नहीं सुनते, किसी को फेवर नहीं देते। वो आइन और कानून के मुताबिक बाई बुक चलने वाली शख्सियत है। बहरहाल उनका एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। काजी फायज ईसा ने 2007 में PCO जजेस के सामने पेश होने से इनकार किया था। यह उनका बहुत बड़ा कारनामा था और शायद वो वही वजह थी कि उनको आज वो एक इज्जत मिली, अजीम मकाम मिला। काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सदर आरिफ अलवी से हलफ लिया है और उन्हीं सदर से हलफ लिया है जिन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, यानी कि उनकी नौकरी खत्म कराने की कोशिश की थी। बहरहाल यह मकाफात अमल है कि आज काजी फायज ईसा और उनकी अहलियत जो है वो सदर मुमलिकत के बिल्कुल दाएं जानिब खड़े थे जब फायज ईसा साहब ओथ ले रहे थे। फायज ईसा साहब के मौक़िफ़ जो है पहले भी मैंने बताया है कि एक वाज़ेह है। इंतहाई अहम तरीन जो कानून साजी हुई है उसको जिस अंदाज से उमर अता बंदियाल ने रोकने की कोशिश की थी, उस पर भी उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। एक तो यह वाज़ेह मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है, उस हवाले से उनका यह कहना था कि उसको स्टे नहीं होना चाहिए था। वो कानून बन गया, पार्लियामेंट का इख्तियार है, और अगर बन गया था स्टे नहीं होना चाहिए था, उस पर फैसला होना चाहिए था। क्योंकि फायज ईसा का मौक़िफ़ है कि अगर वो कानून बन गया तो उसके बाद जितनी भी कवानीन है वो गैर मौसर हो जाएंगे और फैसले जो है वो गैर मौसर हो जाएंगे, क्योंकि बेंचेस की तश्कील उससे रिलेटेड थी। काजी फायज ईसा को एक बेंच में शामिल किया गया जो कि मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड था, लेकिन उससे वो उठकर चले गए थे क्योंकि उनका यह कहना था कि ये बेंच वो गैर आईनी तस्वर करते हैं। जब तक वो कानून मौजूद है उस वक्त तक चीफ जस्टिस अकेले कोई बेंच तश्कील नहीं दे सकते, बल्कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत के साथ ही कोई बेंच तश्कील दिया जा सकता है। काजी फायज ईसा को उसके बाद भी किसी बेंच में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2-3 अहम फैसले आए। एक तो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतालिक फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। एक ऑडियो लीक से मुतालिक था जिसकी कमीशन के सरबराह खुद जस्टिस फायज ईसा थे, उसको भी कलअदम करार दिया था जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच में। बहरहाल काजी फायज ईसा ने आती सबसे पहला काम यह किया, उस पहले भी उनका यह मौक़िफ़ था कि जहां पे ज्यादातर तनाज़ा है इश्यूज का, वहां पे फुल कोर्ट बना दी जाए ताकि मसले का हल ही निकल जाए। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब बज़िद रहे हैं, वो फुल कोर्ट की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि एक मखसूस बेंच तश्कील देकर फैसले उस बेंच से एक तस्वर है कि वो लिए जाते रहे। अब काजी फायज ईसा जो ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि इस वक्त कानून है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने स्टे दे रखा है, उसको ही फिक्स किया है पहली से बात के तौर पर। अब यह समाप्त होने जा रही है और जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील दी।
यानी कि 15 जजेस बैठकर इस कानून को सुनेंगे कि आया कानून ठीक है या गलत है। इस एतबार से इस कानून की इंतहाई अहमियत है, क्योंकि माजी में यह होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान होते थे, वो अब खुद बेंचेस तश्कील देते थे, अपनी मर्जी से बेंचेस तश्कील देते थे, और ये नजर आ जाता था कि जो बेंच तश्कील दिया गया है वो क्या फैसला देगा। इस एक्ट में यह वाज़ेह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अकेले कोई बेंच अब तश्कील नहीं दे सकेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वो 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ मुशावरत करेंगे। उसी सूरत में कोई भी बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सकेगा। तो ये इंतहाई अहम नौयत का एक नुकता था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक इजारादारी का तस्वर था कि चीफ जस्टिस की इजारादारी है, उसको खत्म करने की पार्लियामेंट ने कोशिश की थी। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब ने इस कानून पर स्टे दे दिया था, और उसके बाद बेंच तश्कील देते रहे, उसके फैसले भी करते रहे। एक तस्वीर यह भी है कि अगर फुल कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा, बहाल रखा, अगरचे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का इख्तियार इससे भी कम होगा, क्योंकि अगर यह कानून बनता है तो वो अकेले आप बेंच तश्कील नहीं देंगे, बल्कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर ये बेंच तश्कील देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि फुल कोर्ट इसको सुने, अगर कानून रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखना तो इसको खत्म कर दिया जाए। बहरहाल अगर ये कानून रहता है तो जैसे कि पहले मैंने कहा है कि 3-4 ऐसे कवानीन हैं जो कि खुद ब खुद उनके फैसले जो है वो गैर मुअस्सर हो जाएंगे। तो एक दबंग फैसला किया है काजी फायद ईसा ने, शुरुआत ही इससे की है जिस पर तमाम लोगों की नजरें हैं, और उसने फुल कोर्ट तश्कील दिया है। आगे आने वाले दिनों में भी ये कहा जा सकता है कि काजी फायद ईसा इसी तरह के फैसले करेंगे, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने कहा है कि वो आइन और कानून पर चलने वाली शख्सियत है, और उनसे ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम रही है, यह भी तवक्को की जा रही है कि शायद जस्टिस काजी फायद ईसा इस तकसीम को भी दूर करें। लेकिन एक और भी काम होने जा रहा है। इतलात ये है कि कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे, वो सिफारिश की बुनियाद पर आए थे गुज़श्ता दौर में, और वो जूनियर जजेस थे जो कि मेरिट से हटकर सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए। अब एक डिमांड आ रही है कि उन जजेस को वापस भेजा जाए। इसके साथ साथ कुछ जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो चुका है, वो रेफरेंस अभी तक मौजूद है। तो कुछ जजेस की ऑडियो लीक्स आ गई थी, कुछ जजेस पर करप्शन के इल्जाम थे, अगरचे वो तहकीकात होनी है, लेकिन ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन जजेस के हवाले से भी कोई फैसला कर ले, और इस पर भी जस्टिस काजी फायद ईसा का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जिनके खिलाफ दरखास्तें हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिन अहमियत की हामिल है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह और तय है कि जस्टिस काजी फायद ईसा वो वाहिद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है जिनके बारे में हर कोई कह रहा है कि उनसे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनकी गैर जानिबदारी के हवाले से ये उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि उनसे कोई भी तवक्को नहीं लगा रहा। माजी में इस तरह होता था कि मेरा चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस, मेरा बेंच, आपका बेंच, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई, फैसले भी मुतनाज़ा हुए, हुकूमतों ने उन फैसलों को माना भी नहीं है, जिसकी वजह से अदलिया की बेतौकीरी हुई। तो ये कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के आने से कम अज कम वो तस्वुर जो है वो खत्म होगा, और जैसे कि तस्वुर ये मिल रहा है कि वो अपनी मर्जी करेंगे, बाई बुक चलेंगे, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और यही वक्त का तकाज़ा है। अगर अदलिया ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल जो है वो ठीक हो सकते हैं, और इस हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा पर खासी नजरें मरकूज हैं, खासी तवक्कुआत हैं। देखना यह है कि वो किस हद तक इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।